हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दोबारा मेरे इस यूट्यूब चैनल जीके इन्फो ट्यूबर में। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी की हिस्ट्री कर रहे थे। 6, 7, 8 ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज के एक लेसन के बाद लास्ट एक लेसन और बचेगा, वो मैं कल ही करवा देती हूँ और हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी 6, 7, 8 की तीनों क्लासेस की। हिस्ट्री एनसीईआरटी की हिस्ट्री वो हमारे रीड में भी काम आएगी, सेकंड ग्रेड में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी, जहाँ भी हमारे सीटेट में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से। जो एसएसटी वाले बच्चे हैं उनके तो ऑलमोस्ट यहीं से पेपर आता है पूरा का पूरा। और भी जहाँ भी स्टैटिक जीके आती है वो हमारी 6, 7, 8 की हिस्ट्री से आती है। तो आज हमारा लेसन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, 1870 के दशक से 1947 तक का बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। और उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे राष्ट्रवाद का उदय है वो कैसे हुआ था, और 1870 के दशक से लेकर के 1947 तक क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या संघर्ष किया हमारे देश के लोगों ने, क्या क्या घटनाएं हुई, वो सब हम देखेंगे इसके अंदर। तो हम बात करते हैं राष्ट्रवाद का उदय के बारे में। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। अब उपरोक्त बदलाव कौन से की बात मैं कर रही हूँ, ये वाले बदलाव जो देखो ये ऊपर हैं। पिछले अध्याय में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं। भारतीय भू क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण। अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया भारतीय हमारी भूमि के ऊपर और रियासतों का ग्रहण कर लिया, मतलब उनके ऊपर कब्जा कर लिया। नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत कर ली उन्होंने। किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव। 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव। महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद। जाति व्यवस्था कुछ चुनौतियां। सामाजिक और धार्मिक सुधार। 1857 का विद्रोह, उसके बाद की स्थिति। हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग हैं वो ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ तो विभिन्न समूह वर्ग क्यों असंतुष्ट थे, तो वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। तो बात हुई है राष्ट्रवाद का उदय की। तो उपरोक्त बदलावों ने जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई उन चीज़ों में बदलाव हुए, तो उन बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है भारत। और ये देश और इसके संसाधन, इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें देखने को हमें मिली कि भारत का मतलब क्या हुआ, यहाँ की जनता, भारत में रहने वाले हर टाइप के, मतलब वर्ग, धर्म, जाति पर जेंडर के लोगों, मतलब हर टाइप के लोग भारत में रहते हैं। और अंग्रेज जो भारत के संसाधन और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर जो कब्जा जमा के बैठ गए, और जब तक अंग्रेजों का नियंत्रण कहते ख़त्म नहीं होगा तब तक भारत है वो भारतीयों का नहीं हो सकता। उसके बाद ये चेतना 1850 के बाद में बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1850 के बाद जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, 1870 और 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी। इसमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर है वो वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस तरह के प्रमुख संगठन थे। 1850 के बाद जो भी संगठन बने उनकी बात हो रही है। इसमें से आ गया हमारा पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होगी। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सब लोगों के लिए। हालांकि इनमें बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे कि हमारा लक्ष्य है वो सारी इंडिया का लक्ष्य है। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामले के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। मतलब कोई भी अपना मामला है भारतीयों का तो उनको इतनी स्वतंत्रता तो हो कि वो अपने फैसले खुद ले सके, उसी को कहा जाता है संप्रभुता। 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा गया और 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। मतलब जो लोग पहले आर्म्स का मतलब हथियार जो रखते थे उनका हथियार रखने का जो अधिकार है वो छीन लिया गया। 1878 के अंदर ये आर्म्स एक्ट पारित किया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास कर दिया गया।
जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। मतलब जो लोग प्रेस में जा करके अपने विचार दे देते थे तो वो सब प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया ताकि लोग अपनी बातें हैं वो प्रेस के अंदर ना छपवा सके। इस कानून में प्रावधान था, अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो वर्नाकुलर ये प्रेस एक्ट है, ये भी पारित कर दिया गया। और 1883 में क्या हुआ, सरकार ने इल्बर्ट विल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान ये किया गया कि भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, भारतीय लोग, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया, क्योंकि भारतीय लोगों को थोड़ी छूट मिली थी कि हम भी ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। तो अंग्रेजों को ये लगने लगा कि ये लोग हमारे ऊपर मुकदमा चला देंगे तो हम तो इनके चंगुल में फंस जाएंगे। तो जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने विधेयक वापस ले लिया, अंग्रेजों ने फिर इसका विरोध किया तो सरकार ने विधेयक वापस ले लिया। तो भारतीयों ने भी काफ़ी इस बात का विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। उसके बाद आता है पढ़े लिखे भारतीयों के लिए अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक जो 1883 वाला है ने इस चाव को और गहरा कर दिया था। और 1885 में देश भर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ध्यान से सुनना है, 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 ने। संगठन के प्रारंभिक नेता में कौन था? दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र बनर्जी, S सुब्रमण्यम अय्यर एंड अन्य। इनके नाम आपको याद रखने हैं। प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे ये लोग। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे दादा भाई नौरोजी, और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे वो। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. हयूम, ये वाले, ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। उसके बाद आता है प्रचारक। प्रचारक क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रचार प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। तो उसके बाद में कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? जनवरी 1886 में इंडियन मिरर, ये अखबार है द इंडियन मिरर, जनवरी 1886 की बात है। अखबार ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है। और ये हमारे, ये आ सकता है ये लिखा हुआ कि ये लाइनें कहाँ पे लिखी हुई थी? द इंडियन मिरर के अंदर 1886 में। ये और ये हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, ये कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि ये भारत के सभी समुदायों की संस्था है। और दादा भाई नौरोजी की ये देखो पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी। उभरता हुआ राष्ट्र अक्सर कहा जाता है कि अपने 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी और इस दौरान कांग्रेस के शासन और सरकार में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं उनका गठन किया जाए। और कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाए और इस काम के लिए उन्हें मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की। पहले लंदन में परीक्षा होती थी, वहाँ देने जाना पड़ता था, कहते भारत में आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था की भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का, गोरे मतलब अंग्रेज़ों का कब्जा था। अंग्रेज़ आमतौर पर ये मान के चलते कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज़ अफसर और अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भाई भारतीय लोग जब काम करेंगे तो उनके पास ही रहेगा पैसा। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग किया जाए। आर्म्स एक्ट जो 1878 में आया था उसको निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में अभिव्यक्ति वाला क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात हो रही है। तो शुरुआती सालों में कांग्रेस के कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार है वो विपन्न का मतलब गरीब हो गए हैं बहुत ही, और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, मतलब टैक्स कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उन्हें नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव
भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों, उद्योगपतियों के हक में नहीं बोल रही थी। मध्यमार्गी नेता है वो जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे, जिन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन है वो देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए, जनमत लोगों का मत के लिए विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्य मार्गियों को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों को न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। और ये देखो, सोने की चाह में, और ये ऊपर निरस्त करना होता है किसी भी कानून को समाप्त करना या उसकी वैधता समाप्त कर देना, इसको बोलते हैं। सोने की चाह में डिनाश वार्चा नामक एक मध्य मार्गी नेता था जो 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था, आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। वे लोग पहले से काफ़ी अमीर है। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते। मुझे समझ में नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। 1890 के दशक तक बहुत सारे जो कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके हैं उन पे सवाल खड़ा करने लगे, और बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता और अमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पे नहीं बल्कि अपनी ताकत पे भरोसा करना चाहिए। नरमपंथी क्या थे, वो प्यार से अपना काम निवेदन करके निपटाना चाहते थे, और गर्मपंथी क्या थे, वो अपनी आवाज़ उठा के। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस सरकार के नेक इरादों पे नहीं चल सकते, हमें अपनी ताकत दिखानी होगी, तो लोगों को स्वराज के लिए लड़ना होगा। तिलक ने ये नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उसके बाद आता है 1905 में करजन, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। 1905 में वायसरॉय करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, ब्रिटिश भारत का। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का ही हिस्सा थे। बिहार और उड़ीसा, अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी। जाहिर है इसका ताल्लुक है वो अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था, और सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उनके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर है वो फैल गई। मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस ने सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल के सबसे ताकतवर था। बंगाल के अंदर और अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज वो सुनाई दी। ये देखो, स्वदेशी आंदोलन के लिए जुलूस में शामिल होने वाले लोग के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से, कई बार ये क्वेश्चन आता है स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना गया, तो वंदे मातरम आंदोलन, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना इसका। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक दशकों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। कब किया? 1906 के अंदर। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने ये मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें हैं वो मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुनकर भेजा जाता था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच है वो पैदा हो गया। 1907 में कांग्रेस टूट गई और मध्य मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है।
संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्य मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक ने के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई और अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद में अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। औद्योगिक जो मजदूर थे उन्होंने भी 20 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी वो मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। जैसा अध्याय आपने साथ में देखा होगा, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियों, उनकी मांग है वो बढ़ा दी गई। क्रांतिकारी हिस्सा। समाज के लिए अमूल परिवर्तन लाने के लिए हिस्सा का उपयोग करना। परिषद प्रशासकीय सलाहकार या प्रतिनिधित्व दायित्वों को निभाने वाला मनोनीत और निर्वाचित संस्था। और ये लाला लाजपत राय हमारे जाने माने राष्ट्रवादियों में से एक, जिनकी लाठी मारकर लाठियों से उनकी हत्या कर दी थी साइमन कमीशन के विरोध में। और उसके बाद में अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह है वो विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग है वो करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही हैं वो युद्ध के बाद ये समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां हैं वो एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे थे। इसके अलावा 1917 में रूसी क्रांति हुई, आपको पता होगा, सबको पता होगा ये दो। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी थी। फिर आता है महात्मा गांधी का आगमन। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इन्हीं हालत में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 40 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और वे वहाँ पे नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी। लोग उनका आदर करते थे। दक्षिणी अफ्रीका आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। उनकी शुरुआती प्रयास है वो चंपारण, सबसे पहला ये कन्फ्यूज करता है, चंपारण खेड़ा दोनों कन्फ्यूज करते हैं, तो चंपारण पहले आएगा और फिर खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में इन्होंने ये भाग लिया या सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। अब आइए 1919 से 1922 के बीच के आंदोलन को कुछ गहराई से देखें। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं साइड में ये क्या दिया हुआ है, कुछ है। नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन, दक्षिण अफ्रीका, 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। अब नटाल कांग्रेस अगर पेपर में आ जाए तो हम तो गोड़ हो जाएंगे वहाँ पे जाके, ये कहाँ से आ गया? क्या आप चित्र में गांधी जी को पहचान सकते हैं? कई बार ये पूछ लिया जाता है नटाल कांग्रेस का संबंध किस नेता से है, तो इसमें नाम दे देंगे वल्लभ भाई पटेल का, जवाहरलाल नेहरू का, अम्बेडकर जी का और गांधी जी का, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए नटाल कांग्रेस का गठन है वो उन्होंने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। और उसके बाद में है आया रोल्ट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोल्ट कानून, रोल्ट एक्ट आपने सुना होगा, खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने, पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला कानून। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पे अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है,
कि लोग बोल तो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि आप बोलेंगे नहीं, तो बोलना अभिव्यक्ति पे आप रोक थोड़ी लगा सकते हैं। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें हैं वो की जाएं। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रोड सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। वैसाखी के दिन 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइट हुड की उपाधि है वो वापस लौटा दी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। नाइटहुड क्या होता है? ब्रिटिश राजा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि। और ये वही जगह है जहाँ पे देखो सभा पे गोलियां चलाई गई थी, जलियांवाला बाग। उसके बाद में रोड सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान हैं वो किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। फिर आता है खिलाफत आंदोलन। पहले आपने कौन सा पढ़ा था? स्वदेशी आंदोलन, जिसको वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया, तो वो पूछ सकते हैं उसका दूसरा नाम। अब आता है खिलाफत आंदोलन, खलीफा वाला। खिलाफत का मुद्दा ये इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान या तुर्की के खलीफा पर बहुत सख्त संधि सौंप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि पंजाब में हुए अत्याचारों या जलियांवाला हत्याकांड जो भी है और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, सी राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी और अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से पर एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। लोगों की पहलकदमी। कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों में गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों में घेरेबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आदिवासी और गरीब किसानों पर बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे और उनका विरोध इसीलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे। बहुत सारे वन गाँव में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया और क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज है वो जल्दी स्थापित होने वाला है। सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जो जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया था, वो राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत उसने प्रदान की थी। फिर आता है पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। ये आंदोलन असहयोग आंदोलनों से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। महंत क्या होते हैं? सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता। जो सिख गुरुद्वारों में जो होते हैं धार्मिक कार्य करते हैं उनको बोलते हैं। गैर कानूनी बेतकलीफ पटाईदार जो होते हैं उनको पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना।
और घेरेबंदी लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए किया जाने वाला विरोध प्रदर्शन। अब आते हैं जनता के महात्मा। इस उदाहरण के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग हैं वो गांधी जी को एक तरह मसीहा मानते थे, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी का श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली जो आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पाली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों में ऐसी कार्रवाइयाँ की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। उसके बाद आता है 1922 और 1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में एक किसानों की एक भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया और गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए थे। कई बार ये पूछ लिया जाता कितने मारे गए, तो इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म करने के बाद गांधी जी के अनुयायी वो ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी, उनका ये कहना था, उनकी राय थी कि पार्टी की परिषद है वो चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, पार्टी को परिषद चुनाव में और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गाँव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना RSS जिसको आप बोलते हैं की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाए। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन और अमीर शोषक वर्गों के लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों को क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, HSRA की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की और इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। मैंने आपको पहले बताया था। अपने साथ ही राष्ट्रवादी BK दत्त, बटुकेश्वर दत्त की बात है ये, के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को, ये डेट पूछ ली जाती, कई बार वो दे देते 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल या 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल 1929, वहाँ जाके हम गोल, तो इसलिए 8 अप्रैल याद रखना है। 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है और उनका विदेशी सरकारों के द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़ा दिया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल की थी। उसके बाद आता है दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था और 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था, मोनोपोली जिसको आप कहते हैं इकोनॉमिक्स में। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह के लोगों की खास शिकायत सभी से जोड़ दिया और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच में मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से कितनी दूर चले? 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा किया और नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है, इसमें कुछ खास है क्या, देखते हैं इसमें, चलो पढ़ ही लेते हैं। इसमें भी कर्नाटक की अंबाबाई का जिक्र है, इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया।
युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी, उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसर और भारतीय राष्ट्रवादी दोनों को ये लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारों के कारण महिलाएं घर से बाहर आने लगी और इससे उन्हें विभिन्न व्यवसाय शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का क्या अर्थ था? सबसे अच्छी अभियुक्त खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती अभिव्यक्ति। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया और 16 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों शराब की दुकानों में घेरेबंदी की, उन्हें गिरफ्तार भी किया, सजा भी दी गई। रिहा होने पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो जेल से बाहर आई, सभाओं में भाषण दिए, बनाई कताई सिखाई और प्रभात फेरियों का आयोजन कराया। उन्होंने अम्माबाई इन्हें अपने जीवन का सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों के साथ वो एक नया मकसद और प्रतिबद्धता उनको दिखाई देती थी कि मैं दृढ़ निश्चय हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं की काफ़ी जदोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें। और जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासी और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर व्यावसायिक संघ में एक पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया और भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिका के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 17 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता है वो ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए और अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। 30 के दशक में नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नबरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग में मौके पर ही मारे गए और बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए। 1000 से ज़्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया और कई को गोली मार दी गई, फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक को भी फांसी पर लटका दिया गया। जनजातीय नेता थे ये। और बाजी हमें बताते कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे वो, जिस दिन स्वतंत्रता हमें मिलेगी उस दिन के दर्शन नहीं कर पाएंगे वो। विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार लंबे समय तक वो जेल भी रहे थे और 20,000 लोगों को लामबंद किया गया था उस टाइम। कई बार उन्होंने सत्याग्रह भी किया था। और ये होता है प्रांतीय स्वायत्तता। क्या होती है? संघ के भीतर रहते हुए प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना। उसके बाद आता है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वो फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद ये आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा है वो इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। पूरे देश में संचार राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों की भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर 1940 में मुस्लिम लीग ने, जो 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जैसे नेता, मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुँचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा।
1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी, और लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं किया। इससे फासला और ज़्यादा बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने के लिए कांग्रेस की सफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जन आधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में, जिसमें कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उसमें लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी, और ये वार्ता असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उन्हें भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दाव के मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। तो 1946 में दोबारा फिर प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीति बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा, और इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे, बंटे ना, और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्ता देते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस प्रस्ताव को कुछ खास प्रावधान पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन है वो अवश्यंभावी था, जरूर ही होना था। ये देखो ऊपर और बहुत कुछ निकल गया हमारा। समाजवादी विचार रखने वाले, आमूल परिवर्तनवादी, राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि इनकी और गांधी जी की बनती नहीं थी। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे वो, क्योंकि वो अलग तरीके से काम करना चाहते थे, सुभाष जी अलग तरीके से, इसलिए इन दोनों के विचार नहीं मिलते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया। जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए, और वहां भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, उसका गठन किया 1943 में। और 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु ये अभियान सफल नहीं हो पाया उनका। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया। INA वाला इंडियन नेशनल आर्मी, ये इंडियन नेशनल जो आर्मी आज़ाद हिंद फौज बनाई, उनके सदस्यों को कैद कर लिया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। उसके बाद आता है मौलाना आज़ाद, कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य अध्यक्ष। मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ। उनके पिता बंगाली थे और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद, इस्लाम के विद्वान और वादे दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना को 2 राष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया था। गांधी जिन्ना वार्ता से पहले गांधी जी के साथ देखो बात करते हैं चक्रवर्ती गोपालाचारी, वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता श्री राजगोपालाचारी, जिन्होंने एक टाइम पे वकालत से अपना वो इस्तीफा दिया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे, ये भी पूछा जा सकता है। वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने रियासतों को एक करने का काम किया था। पटेल नादियाड गुजरात के गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। नादियाड गुजरात 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे और 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करने में एक अहम भूमिका अदा की। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वो पाकिस्तान की स्थापना के सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतकार संगठन के संस्थापक उनको माना जाता है। उसके बाद हमारा आता है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसको मनाया? 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे और कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिस्सा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिस्सा में एकतरफी अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए और विभाजन का नतीजा ये भी हुआ
कि भारत की शक्ल है वो सूरत बदल गई पूरी, और उनके शहरों का माहौल बदल गया। एक देश पाकिस्तान का जन्म हुआ और इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिस्सा के साथ हमारे सामने आया। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ खास, तो इसमें ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये सारे बड़े बड़े हैं। छोटे अगर क्वेश्चन है तो आप लेसन पढ़ के खुद ही निकाल सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब मैं और ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, लगभग 40 मिनट का वीडियो हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी लास्ट लेसन एक हमारा हिस्ट्री का रह गया, वो हम कल करेंगे। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना चैनल को जितना हो सके, और कुछ भी नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। टेक केयर, बाय बाय।